द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हमारे विमर्श का केंद्र प्राचीन इतिहास का एक अत्यंत जटिल और कह सकते हैं कि काफी विचारणीय विषय है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके पतन की। लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली ये महान नगरीय सभ्यता अपने मैच्योर फेज यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे क्यों बिखर गई। मेरा मतलब है, हम उस सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसकी ग्रिड प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम दुनिया में बेजोड़ थे। आज का हमारा विमर्श हमारे स्रोत सामग्री से उभरने वाली एक विशिष्ट असहमति पर केंद्रित है। देखिए, स्रोत सामग्री आर्यन आक्रमण यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करती है। तो असली सवाल यह है कि पतन का मुख्य कारण आखिर था क्या? क्या ये क्रमिक जलवायु परिवर्तन और वर्षा में आई कमी का परिणाम था, या फिर नदियों के मार्ग में आए बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क के अचानक ढह जाने का नतीजा? इस बहस में मेरा स्पष्ट तर्क यह है कि किसी भी अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की नींव एग्रीकल्चरल सरप्लस यानी कृषि अधिशेष होती है, और इसे खत्म करने वाला जलवायु परिवर्तन ही इस सभ्यता के पतन का प्राथमिक कारण था। जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं इस विषय को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा मानना है कि सिंधु सभ्यता जैसी जटिल व्यवस्था केवल बारिश के भरोसे नहीं चल रही थी। ये नदियों के एक अत्यंत विशिष्ट नेटवर्क और एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रणाली पर टिकी थी। घग्गर हाकरा, जिसे हम सरस्वती नदी प्रणाली कहते हैं, उसका सूखना और टेक्टोनिक शिफ्ट्स के कारण मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ उनका ट्रेड नेटवर्क टूटना, असल में ये वो भौगोलिक और आर्थिक झटके थे जिन्होंने इस सभ्यता के संस्थागत ढांचे को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि नदियां और व्यापार महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें बुनियादी बातों से शुरुआत करनी चाहिए। स्रोत सामग्री हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि कोई भी शहर, चाहे वो आज का न्यूयॉर्क हो या प्राचीन मोहनजोदाड़ो, तभी अस्तित्व में रह सकता है जब ग्रामीण इलाकों के किसान अपनी जरूरत से ज्यादा अन्न उपजाएं। बिल्कुल, यह एग्रीकल्चरल सरप्लस ही है जो शहर में बैठे उन लोगों का पेट भरता है जो खुद खेती नहीं करते, जैसे आपके व्यापारी, प्रशासक या कारीगर। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा मैच्योर फेज इसी आधार पर खड़ा था। उनके पास हल था, वे गेहूं, जौ और कपास की बड़े पैमाने पर खेती कर रहे थे। लेकिन, और यहां मैं साक्ष्यों की बात करूंगा, अगर हम हालिया वैज्ञानिक डेटा पर गौर करें, विशेषकर उत्तराखंड की गुफाओं के स्टेलेग्माइट साक्ष्यों पर, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। जी, वो डेटा काफी अहम है। बिल्कुल, ये साक्ष्य चीख कर कह रहे हैं कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास वहां मानसूनी वर्षा में भारी कमी आई थी। यह कोई 1 या 2 साल का सूखा नहीं था। ये लगभग 200 वर्षों का एक ऐसा लंबा सूखा था जिसने बारिश के पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया। मेरा तर्क सीधा है, जब बारिश कम हुई तो वह एग्रीकल्चरल सरप्लस खत्म हो गया, और जब अनाज ही नहीं होगा तो आपके शानदार शहर कैसे चलेंगे? मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत नहीं हूँ। आप कृषि अधिशेष को सारा श्रेय दे रहे हैं। और हाँ, सूखा पड़ा था। मैं उन स्टेलेग्माइट साक्ष्यों या वैज्ञानिक डेटा को बिल्कुल नहीं नकार रही हूँ, लेकिन आप उस विशाल और जटिल नेटवर्क को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसने इस कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज की सभ्यता को खड़ा किया था। जरा सोचिए, क्या आप ये मान सकते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जल प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम बनाने वाले लोग महज थोड़ी बारिश कम होने से अपने शानदार शहर छोड़कर चले जाएंगे? थोड़ी बारिश नहीं, 200 साल का सूखा। हाँ, लेकिन सिंधु सभ्यता की मुख्य धुरी केवल मानसून नहीं था, बल्कि नदियों का एक पूरा सिस्टम था, विशेषकर घग्गर हाकरा नदी तंत्र। हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वे बताते हैं कि टेक्टोनिक गतिविधियों या भूकंपीय हलचलों के कारण इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ही बदल गई। सरस्वती नदी का पानी यमुना या सतलज की ओर मुड़ गया। एक पूरी की पूरी नदी जो उस सभ्यता की लाइफलाइन थी, वो सूखकर महज एक मौसमी धारा बन गई। जब एक पूरी नदी आपके शहर के पास से गायब हो जाए, तो क्या आप वहां सिर्फ इसलिए टिके रहेंगे क्योंकि आप थोड़ा बहुत अनाज उगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। आप ये कैसे भूल सकती हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो सबसे प्रभावशाली संरचनाएं मिली हैं, वे उनके विशाल अन्न भंडार हैं, उनकी ग्रेनरीज।
उनका पूरा सिस्टम अन्न के संग्रहण और वितरण पर ही तो टिका था। और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी एक नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन ये सभ्यता कितनी विशाल थी। ये अफगानिस्तान के शौरित घई से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और पश्चिम में मकरान तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली थी। इतने विशाल भूभाग में एक साथ पतन किसी एक नदी के सूखने से नहीं हो सकता। ये तभी संभव है जब कोई ऐसा कारक हो जो सार्वभौमिक रूप से लागू हो, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वो एकमात्र कारक मानसून का चक्र है। जब वो बिगड़ा तो इसका असर हर उस बस्ती पर पड़ा जो कृषि अधिशेष पर निर्भर थी। आप जिस भौगोलिक विस्तार की बात कर रहे हैं ना, असल में वही मेरे तर्क को सबसे ज्यादा मजबूत करता है। आप खुद सोचिए, इतने विशाल भूभाग को आखिर कौन सी चीज बांधे हुए थी? कोई तो ऐसा सिस्टम होगा जिसने आलमगीरपुर से लेकर मकरान तट तक एक जैसी ईंटें, एक जैसे बाट और एक जैसी मोहरें लागू की थीं। हमारी स्रोत सामग्री इशारा करती है कि सभ्यता पर शासन करने वाला वर्ग संभवतः एक ओलिगार्की था। व्यापारियों का शासन? जी, ओलिगार्की यानी कुछ बेहद ताकतवर और संपन्न व्यापारियों के समूह का शासन। इन व्यापारियों की सत्ता और प्रभाव सीधे तौर पर उनके व्यापारिक एकाधिकार से जुड़े थे। ये एक ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी, और मजे की बात यह है कि उनके पास टिन स्थानीय रूप से उपलब्ध ही नहीं था। वे इसे अफगानिस्तान से मंगाते थे। उनके पास सोना या लैपिस लजूली जैसी कीमती चीजें भी दूर दराज के इलाकों से आती थी। उनका मेसोपोटामिया जैसे सूसा और उर शहरों के साथ सीधा व्यापार था, जहां सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा जाता था। मैं यहाँ आपकी बात काटना चाहूंगा। अगर पेट में अन्न ही नहीं होगा तो कोई लैपिस लजूली या टिन का क्या करेगा? व्यापार कोई हवा में लटकी हुई स्वतंत्र इकाई तो नहीं होती। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। व्यापार हवा में नहीं लटका था, वही इस सभ्यता का मुख्य इंजन था। जब टेक्टोनिक शिफ्ट्स आए और नदियां सूखीं तो केवल खेत नहीं उजड़े, लोथल जैसे डॉकयार्ड और उनके पूरे परिवहन तंत्र नष्ट हो गए। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क अचानक टूट गया और बाहरी पैसा आना बंद हो गया, तो इस ओलिगार्की की सत्ता की कमर टूट गई। आप जिसे केवल मानसून की विफलता मान रहे हैं, वो दरअसल एक पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का क्रैश होना था। जब सप्लाई चेन क्रैश होती है तो प्रशासनिक ढांचा गिर जाता है, और जब प्रशासन गिरता है तो शहर अपने आप वीरान हो जाते हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि व्यापार का कोई महत्व नहीं था, लेकिन यदि हम स्रोत सामग्री में वर्णित पतन के बाद के परिदृश्य को ध्यान से देखें तो यह बहुत स्पष्ट होता है कि यह पतन रातों रात नहीं हुआ था, जैसा कि आप किसी अचानक टेक्टोनिक शिफ्ट या सप्लाई चेन क्रैश से जोड़ रही हैं। यह एक क्रमिक, धीमी और काफी दर्दनाक प्रक्रिया थी। जैसे जैसे जलवायु कठोर हुई, लोगों ने उन बड़े शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया जिनका रखरखाव अब उनके लिए असंभव हो गया था। वे छोटे ग्रामीण इलाकों में जा बसे। स्रोत सामग्री में जिन झुक्कर, रंगपुर और सिमिट्री एज संस्कृतियों का उल्लेख है, वे आखिर क्या है? ये कोई बाहर से आई नई सभ्यताएं नहीं थीं। ये उसी सिंधु सभ्यता का विखंडित और लोकलाइज्ड रूप थीं। जब एग्रीकल्चरल सरप्लस कम हो गया तो लोग अपनी जड़ों की ओर लौट गए। वे छोटे पैमाने पर खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे। शहर का जो वह विशाल सुपर स्ट्रक्चर था, वो जलवायु का दबाव नहीं सह पाया। इसलिए मुझे लगता है कि प्रकृति के इस धीमे प्रहार को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल है। प्रकृति का धीमा प्रहार, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए कि जब वे ग्रामीण जीवन की ओर लौटे तो उन्होंने अपने पीछे क्या क्या छोड़ा। उन्होंने अपनी लिपि छोड़ दी। जरा विचार करें उस रहस्यमयी लिपि पर जिसे वे दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखते थे, जिसे हम बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। वो अचानक पूरी तरह से गायब हो गई। उन्होंने स्टेटाइट पत्थर की बनी उन शानदार मोहरों को छोड़ दिया जिन पर यूनिकॉर्न या पशुपति के चित्र होते थे। उन्होंने 16 के गुणक वाले उन जटिल बाटों का उपयोग करना बंद कर दिया। अब मेरा सीधा सा सवाल ये है, लोग केवल बारिश कम होने पर अपना बही खाता या अपनी लिपि क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि उन्हें अब उसकी जरूरत ही नहीं थी। लिपि और बाट तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन के टूल थे। बिल्कुल, और वही तो मेरा पॉइंट है। ये कोई महज सजावट के सामान नहीं थे। ये उस समय के एक्सेल शीट्स और कमर्शियल टूल किट थे। अगर केवल बारिश कम हुई होती और खेती चल रही होती तो वे अपने व्यापारिक संबंध जारी रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नदियां सूखने से व्यापारिक मार्ग ही कट गए, जब मेसोपोटामिया से उनका संपर्क ही टूट गया, तो हिसाब किताब रखने के लिए मोहरों या लिपि की आवश्यकता ही समाप्त हो गई।
झूकर और रंगपुर जैसी संस्कृतियों का उदय ये नहीं दिखाता कि लोग शांति से गांवों में बस गए, ये दिखाता है कि एक अत्यधिक उन्नत व्यापारिक साम्राज्य का सिस्टमैटिक कोलैप्स हो गया था। ये जो विखंडन था वो भौगोलिक मजबूरी का परिणाम था, न कि केवल मौसम बदलने का। तो विदों ने भी ये मान लिया था कि शहरों का ये उजड़ना किसी बाहरी हमले का नतीजा था, जिसे हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम से जानते हैं। माना जाता था कि आर्य घोड़ों पर सवार होकर आए और उन्होंने इन शांतिप्रिय शहरों को नष्ट कर दिया। लेकिन आज हमारी स्रोत सामग्री इस सिद्धांत को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से खारिज करती है। ना तो आर्यों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे एक इतने बड़े साम्राज्य को नष्ट कर सकें, और ना ही ये पतन एक ही झटके में हुआ था। आर्य तो घुमंतू चरवाहे थे जो मुख्य रूप से चारागाहों की तलाश में आए थे, वो भी काफी बाद में। मैं इस बात को यहाँ इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस तथ्य पर हमारी पूर्ण सहमति है कि कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। जी हाँ, मैं पूरी बौद्धिक विनम्रता के साथ इस तथ्य को स्वीकार करती हूँ। आर्यन आक्रमण का सिद्धांत अब अकादमिक रूप से बिल्कुल भी मान्य नहीं है। स्रोत सामग्री ये बहुत स्पष्ट करती है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्यों का मुख्य प्रवेश हुआ, तब तक सिंधु सभ्यता पहले ही काफी हद तक अपने पतन के अंतिम चरण में थी। ये गिरावट लगभग 1900 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गई थी। इसलिए किसी बाहरी सैन्य शक्ति को इस पतन का कारण मानना तथ्यों के पूरी तरह खिलाफ है। और यही मेरा सबसे मजबूत तर्क है। चूंकि कोई बाहरी मानवीय आक्रमण नहीं हुआ, कोई तलवारों या रथों वाली सेना नहीं आई, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रकृति ही वो अदृश्य हमलावर थी जिसने सभ्यता को हराया। और मैं फिर कहूंगा, प्रकृति का वो सबसे व्यापक और मारक रूप जलवायु परिवर्तन और वर्षा में आई वो भारी कमी थी। जब सदियों तक बारिश ही नहीं हुई तो वो अदृश्य शक्ति खेतों को सुखा रही थी, अन्न के भंडारों को खाली कर रही थी और अंततः उन महानगरों को वीरान कर रही थी। इसके लिए किसी तलवार की जरूरत नहीं थी, भुखुरी ने ही शहरों को तोड़ दिया। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रकृति एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन प्रकृति का प्रहार केवल बारिश की बूंदों तक सीमित नहीं होता। आप जिसे अदृश्य शक्ति कह रहे हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने जैसी भयानक और दृश्यमान घटना भी हो सकती है। एक विशाल नदी तंत्र का विलुप्त होना, जैसे सरस्वती का सूखना, कोई क्रमिक या धीमी जलवायु घटना नहीं है। ये एक तीव्र भौगोलिक आपदा है। इस आपदा ने केवल खेतों को नहीं सुखाया, बल्कि इस सभ्यता के पूरे संस्थागत ढांचे को, उन बिजनेस हाउसेस को भीतर से खोखला कर दिया जो इस ओलिगार्की को चला रहे थे। जब आप किसी व्यापारिक साम्राज्य के परिवहन और संचार मार्गों को, यानी उनके हाईवेज को काट देते हैं, तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। भले ही वहां थोड़ी बहुत बारिश हो रही हो, अगर सिस्टम टूट गया तो अर्बन लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर तो पूरी तरह सहमत हैं कि ये पतन एक मल्टी लेयर्ड घटना थी, भले ही हम उसके ट्रिगर पॉइंट पर असहमत हों। अगर मैं आज के इस गहन विमर्श के आलोक में अपने रुख को संक्षेप में प्रस्तुत करूं, तो मैं यही कहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हमारे आज के समय के लिए भी एक बहुत ही प्रासंगिक सबक है। मानव सभ्यता तकनीकी और प्रशासनिक रूप से कितनी भी उन्नत क्यों न हो, चाहे उनके पास पकी हुई ईंटों से बने ग्रिड प्लान वाले शहर हों या दुनिया की सबसे बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था हो, वो अंततः मूलभूत पर्यावरणीय संसाधनों और जलवायु की दया पर ही निर्भर करती है। जिस एग्रीकल्चरल सरप्लस की बदौलत वे इतना शानदार शहरी जीवन जी रहे थे, जलवायु परिवर्तन ने उसी आधारशिला को खिसका दिया। जब बारिश का चक्र बिगड़ा तो वो भव्य इमारत खड़ी नहीं रह सकी और ये महान सभ्यता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक ग्रामीण, खंडित और डी-अर्बनाइज्ड स्वरूप में वापस लौटने पर मजबूर हो गई। वायु निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है और कोई भी सभ्यता पर्यावरण से अलग होकर नहीं जी सकती। लेकिन सिंधु सभ्यता जैसी जटिल प्रणालियों का अंत केवल बारिश के कम होने जैसी रेखीय प्रक्रिया से नहीं होता। ये सभ्यता एक अत्यधिक जटिल आर्थिक प्रणाली थी जो नदियों के विशिष्ट भूगोल और मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क्स पर गहराई से निर्भर थी। जब नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, भूकंप आते हैं और विदेशी बाजारों तक पहुंच कट जाती है, तो वही जटिलता सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।
ओलिगार्की का पतन, लिपि का हमेशा के लिए भुला दिया जाना और मानकीकृत व्यापारिक उपकरणों का लुप्त होना ये स्पष्ट साबित करता है कि यह केवल खेती का संकट नहीं था, ये एक पूरी ग्लोबल व्यापारिक और संस्थागत व्यवस्था का कोलैप्स था। लोग जिंदा रहे होंगे, लेकिन सभ्यता अपने अर्बन फॉर्म में मर चुकी थी। हम दोनों ही ये स्वीकार कर सकते हैं कि इस महान सभ्यता के पतन के सटीक कारणों पर आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच गहन शोध जारी है और स्रोत सामग्री में कई सिद्धांत मौजूद हैं। यह संभव है कि महान सभ्यताओं का अंत अक्सर किसी एक घटना से नहीं, बल्कि जलवायु, भूगोल और अर्थव्यवस्था, इन तीनों के एक साथ टकराने से होता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास में उत्तर अक्सर पूरी तरह से काले या सफेद नहीं होते। जटिल घटनाओं के पीछे हमेशा कई बारीक और आपस में गुंथे हुए कारण होते हैं। स्रोत सामग्री में अभी और भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। आप दोनों दृष्टिकोणों से और उनके पीछे के ठोस साक्ष्यों से परिचित हो चुके हैं। अब इस जटिल पहेली का निष्कर्ष आप स्वयं निकाल